हेलो एवरीवन। ऑडियो सही है? बोर्ड विजुअल सही है सबका? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए असाइनमेंट्स के। ठीक है, असाइनमेंट्स में किसी क्वेश्चन में डाउट 11 to 25 तक था। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार उनको देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हो गया था। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ विशाल डिस्कस कर देता हूँ, 1 मिनट। 14, 15, 16 असाइनमेंट के क्वेश्चंस, 17, 18, 19, 20, 21, अरुणिता 6, 7। ओके, 6 तो किया था ना। 6 में फिर क्या होगा? लास्ट क्लास में 6 बताया था। 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, हाँ। अरुणिता 6, 7 में क्या डाउट है? 6 लास्ट क्लास में बताया था। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 - 1/2। प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 अरुणिता, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन 1 to 3 है। √(x - 4) √(x + x - 4), यही क्वेश्चन था ना अरुणिता? क्वेश्चन नंबर 7 यही था, यही क्वेश्चन है। सेवेंथ 6, 7 लिखा है तुमने। 7th यही क्वेश्चन, इसमें डाउट है कुछ? सिंपली क्या होगा, प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर जनरेट हो जाएगा। 4 - x है, हाँ रूट में 4 - x है ऊपर में। अच्छा सॉरी, एक ही बात है, देख लो 4 - x से कर लो। 4 - x, तो प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो क्या होगा? x को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? a + b - x से, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 4 - x। तो जहां जहां पे x है हमें किससे रिप्लेस करना है? 4 - x से। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा? x। देखो √(x + √4 - x, सेम ही चीज तो है। दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस i हो गया और इस तरफ 1, 2, 3 dx हो जाएगा। कर लोगे अब? क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्लास में बताया था। विशाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है, 11 में क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2। हिंट मिला पहला लिमिट से, -π/2 to π/2 1/1 + e⁻ sin x। पहला हिंट दिखाई दे रहा है। विशाल तुम्हारा ये डाउट था, देखो कि लिमिट हाफ कब हो जाता है। ठीक है, तो लिमिट हाफ वाला ये प्रॉपर्टी था, जब लोअर लिमिट 0 हो, ठीक है, और अपर लिमिट ट्वाइस a है। ठीक है, और यहां पे कोई फंक्शन f(x, dx) है। ठीक है, तो ये वाला एक प्रॉपर्टी था। यहां पे हमने ये बताया था कि अगर प्रॉपर्टी 4 यूज करते हो और ये चीजें निकल के आती है, ट्वाइस a - x। ठीक है, और दूसरी चीज f(x) = टाइम्स f ऑफ ट्वाइस a - x। तो अगर ये नेगेटिव टाइम्स आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये दोनों चीजें इक्वल होती है
तो हम लिमिट को हाफ करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और इसी के साथ मेन जो प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी 4, ठीक है, तो वो वाला प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूं। प्रॉपर्टी 4 नहीं, ये वाला -a to a वाला। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है? ऑड इवन, है ना। तो अगर फंक्शन हमारा फंक्शन इज इवन हो और f(x) इज ऑड, ऑड इवन चेक करना आता है। जब फंक्शन ऑड होगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ऑड इवन हम कहां पे चेक करेंगे? जब लिमिट इस टाइप से सिमेट्रिक हो, -a to +a, जितना नीचे में है उतना ही ऊपर में भी है, ठीक है। तो जब ऐसा हो तब हम ऑड इवन चेक करेंगे। तो ऑड इवन में जब ऑड होगा तो 0 हो जाएगा, और जब इवन फंक्शन होगा तो इसी फंक्शन को हम 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस वाले में लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, तब हम ऊपर में हाफ कर सकते हैं। अगर लोअर लिमिट 0 नहीं होगा तो फिर ये प्रॉपर्टी काम नहीं आएगा, ठीक है। इस वाले में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में देखो किस टाइप का सिमिलैरिटी है, ठीक है। इस टाइप से सिमेट्रिक हो तब। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो तुमने पूछा है, सिमेट्रिक दिख रहा है। तो सिमेट्रिक दिख रहा है तो पहला काम हमें क्या चेक करना है? ऑड इवन, है कि नहीं। तो ऑड इवन यहां पे चेक करोगे तो ये फंक्शन क्या होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां पे हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1 + e to the power sin x, है ना। क्योंकि सिमेट्रिक था इसलिए हम ऑड इवन चेक कर रहे हैं, है ना। x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 + e to the power -sin x, है ना। फंक्शन क्या हो गया? कंप्लीटली चेंज हो गया। तो ये क्या है? नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना। तो ऐसा फंक्शन भी हमें मिल सकता है ऑड इवन नहीं भी हो, है ना। और ये ऑड इवन फंक्शन नहीं है कुछ भी, तो ऑड इवन नहीं है तो ये प्रॉपर्टी तो काम डायरेक्टली हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा तो हमारे पास प्रॉपर्टी 4 तो ऑलरेडी है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी 4 है तो हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 जब यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -π/2 π/2 1 + e to the power -sin x, है कि नहीं। और प्रॉपर्टी 4 के बाद सेकेंड स्टेप हमें तुरंत अप्लाई करना है, क्या चीज? दोनों को ऐड करने का, है ना। तो यहां पे देखो, इसको अगर थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे तो ये e to the power -sin x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/e to the power sin x, और 1/e to the power sin x ऊपर जाके क्या दे देगा? e to the power sin x हो जाएगा, और यहां पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोनों को ऐड कर दो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -π/2 to π/2 dx। सॉल्व कर पाओगे? विशाल हो गया? समझ में आ गया कि क्या किया? ठीक है। 11 के बाद 20 भी सेम टाइप का है। बाकी जो लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, असाइनमेंट में क्वेश्चंस ट्राई करो। नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा कहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 20, 0 to π(x/1 + sin x dx), ये हमारा आई है, ठीक है। विशाल 20 देखो, फिर से यहां पे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि और कोई प्रॉपर्टी हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। सिमेट्रिक भी नहीं है तो हम ऑड इवन भी चेक नहीं कर सकते। तो सिंपल है, प्रॉपर्टी 4 से आप स्टार्ट करो। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 to π, x की जगह पे π-x हो जाएगा, और 1 + sin π-x क्या हो जाएगा? sin x ही रहेगा, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था कि एडिशन जब हम करेंगे तो हमें ये चीज भी ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद डिनोमिनेटर का टर्म चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन p/q फॉर्मेट में है ना, तो अगर आपका फंक्शन p/q फॉर्मेट में हो और प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हो आप, तो ये q फंक्शन अगर आपका चेंज नहीं होता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, नीचे में 1 + sin x ही रहा। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? दोनों को ऐड कर देंगे। लिमिट तो सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे वाला टर्म सेम है, ऊपर वाले टर्म से देखो x कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 1 + sin x dx। पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा?
ठीक है, तो अब एक चीज अगर आप और ध्यान दोगे, यहां तक हम पहुंच चुके हैं दोनों को ऐड करके। अब यहां से इसको π/2 को इस तरफ लेके आ जाओ, 2 को। ठीक है, अब क्या करो, इतने वाले पार्ट में फिर से हम प्रॉपर्टी 4 यूज कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो प्रॉपर्टी 4 जब यूज करोगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी 4 जब इसमें यूज करोगे तो फिर से क्या होगा कि फंक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से प्रॉपर्टी यूज करके देखो, फंक्शन यहां पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें x की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट करोगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म तो चेंज नहीं होगा, है ना, और डिनोमिनेटर चेंज होगा, ऊपर में क्या है 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रॉपर्टी 4 लगाने पे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ये सेम इसी टाइप का फंक्शन है, यहां जो जस्ट हमने अभी किया है कि अगर हमारे पास 0 से a हो और f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स हो, लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट पाई था, तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स जब करोगे तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो इसी इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, 0 टू अपर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट को हम हाफ कर देंगे, है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन एक्स। तो हमने अपने लिमिट को क्या किया और रिड्यूस कर लिया। क्लियर है ना। अब फिर से अगर प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे, आप कितनी बार भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप अगर प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो देखो डिनोमिनेटर वाला टर्म का फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, और कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा तो फिर आप दोनों को ऐड भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अब प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कोई मेथड हमारे पास नहीं बचा है प्रॉपर्टी से जिससे ये सॉल्व हो सके, तो हम इनडेफिनिट पे चले जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट में किया था, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 0 टू π/2 है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx, है ना। और ये चीज अब आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, डिवाइड कर दो अलग अलग, सॉल्व हो जाएगा। विशाल कर पाओगे, विशाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 टू पाई एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। ठीक है, अब देखो यहां पे पहली चीज कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको 10x sec x में अगर दिक्कत हो रही है तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन कॉस में, है ना। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको सिंपली आप साइन कॉस में चेंज कर लो। अभी हम कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली साइन कॉस में इसको चेंज कर रहे हैं। तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, x sin x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर नीचे से टर्म कैंसिल होगा, दिख रहा है, क्लियर है ना। अब आपको ये वाला रूल याद होगा ट्रिगोनोमेट्री वाला, ASTC। ठीक है, तो अब हम यहां पे पहले तो एक बार प्रॉपर्टी लगा के एक बार चेक कर लो। 21 का आंसर -π/2 पाई -2 होगा। ठीक है, चेक करता हूं, याद नहीं आंसर, देखो सही हो सकता है। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे पहले, तो प्रॉपर्टी 4 जब यूज करोगे तो ये क्या दे देगा, 0 टू पाई, ऊपर वाला टर्म पाई माइनस एक्स, और साइन एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, कॉस पाई माइनस एक्स क्या दे देगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो कि अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो चुका है, फंक्शन चेंज हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, है ना। देखो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो इसको अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये फैक्टर हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 1। तो यहां पे देखो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 टू पाई। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा, कर सकते हो ट्राई अब। ठीक है, दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर से प्रॉपर्टी 4 एक बार यूज करो तो ये x का टर्म आपका हट जाएगा। ठीक है, तो विशाल 21 ट्राई करना। आंसर एक का आंसर आया है -π/2 इंटू π-2। चेक करना कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, करके ट्राई करके भेजना मुझे, तो फिर मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, तो अप टू 25 तक में किसी को डाउट, अप टू 25। ठीक है, 25 तक में सारे इजी क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये प्रीवियस डाउट था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो था एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन का क्या यूज होता है वो चीज हमने देखा था, है ना, कि कैसे हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का बेसिकली यूज किसमें होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है कि हमें इस कर्व के बीच में एरिया कैलकुलेट करना है ना। ये इसका मतलब होता है कि हम ए से बी तक ये चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हमने ये चीज, है ना, और इसी का अगर मान लो कि हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का हो, है ना, कुछ मान लो हमारा फंक्शन ऐसा कुछ फंक्शन है और हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, तो अभी भी मतलब क्या है कि हम यही चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये हमें एग्जैक्टली क्या देगा, एरिया देगा, और ये हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा, है कि नहीं। और हमने ये चीज देखा था कि एरिया की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीग्रेशन से ज्यादा होता है। और इसी चीज को अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखोगे, है ना, तो सिंबल के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या था, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ एक्स, है ना। जब एफ एक्स में आप मॉड लगा दोगे इसका मतलब हम उसका क्या निकाल रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये चीज हमेशा किससे ज्यादा होगा, इस वाले फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एरिया का मतलब क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना, हमने इंडेफिनिट और डेफिनिट वाले पार्ट में सीख चुके हैं कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दे और बोले कि सिंपली इंटीग्रेट करके बताओ, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अब जो है उसका एप्लीकेशन है कि आप इंटीग्रेशन यूज तो करो, लेकिन आपको थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना है कि अब वो सिंपली इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं बोलेगा, क्या करने के लिए बोल रहा है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना। तो कोई भी आपके पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, तो अब हम आते हैं एरिया अंडर द सिंपल कर्व। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन को यूज करके सिंपल
कर्व का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और एरिया कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो फिर से वही चीज कि अगर फंक्शन, हमें यहां पे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है ना। अगर फंक्शन आपका पॉजिटिव साइड में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन हमारा कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव हो तो हमें उस पॉइंट पे ब्रेक करने के बाद हमें उसमें देखना होगा कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन एरिया कैलकुलेट कैसे होता है उस चीज को हम देखते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी के लिए हम एक फंक्शन को पॉजिटिव साइड में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि ये ऐसा एक कर्व है। ठीक है, ये y इक्वल टू fx है और हमें इस पॉइंट a से लेके b तक में हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, a से लेके b तक हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमें यहां पे इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, बस सोचने का तरीका आपका डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप अलग तरीके से सोच सकते हो तो इसी एरिया को आप अलग तरीके से भी देख पाओगे। तो हमें कैसे इसको समझना है कि देखो कि अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो जो हमने लिमिट एज ए सम किया था, याद होगा आपको कि लिमिट एज ए सम में हमें पहले क्या करना पड़ता था कि डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, है ना। हमें एक छोटा छोटा रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ता था, है ना। सेम चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे, है ना। और यही चीज, यही मेथड हम लोग फिजिक्स में भी यूज करते हैं, है ना। फिजिक्स में आपने बहुत सारा फंक्शन को इंटीग्रेट किया होगा, है ना, बहुत सारे कर्व को इंटीग्रेट किया होगा जहां पे सर ने आपको बताया होगा कि कैसे हम एलिमेंट चूज करके करते हैं। तो इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट मेथड। ठीक है, यानी यहां पे हम एलिमेंट किस टाइप का चूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल एलिमेंट, है कि नहीं। तो हमारा एलिमेंट यहां पे क्या हो रहा है, रेक्टेंगल एलिमेंट है। ठीक है, और रेक्टेंगल एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है कि इस कर्व में कहीं पे भी इन जनरल आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, मान लो हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये वाला पार्ट। ठीक है, हमें ये पता है कि इस रेक्टेंगल ऐसा ऐसा हमें कितने रेक्टेंगल फॉर्म करने पड़ेंगे, इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल फॉर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं। और हर एक रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, है ना। हर एक रेक्टेंगल का ये विड्थ कितना होगा, इनफाइनाइटली, h टेंडिंग टू 0। याद होगा आपको, हमने ये चीज उसमें किया था। ठीक है, तो ये h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इस लेंथ को, तो जब भी हमें इंटीग्रेट करना हो तो सबसे पहले हमें एक एलिमेंट चूज करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप एलिमेंट कैसे हमेशा चूज करेंगे, हम रेक्टेंगल टाइप का ही चूज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम रेक्टेंगल ही चूज करेंगे क्योंकि हमें उस टाइप का कोई कर्व नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो इस रेक्टेंगल के बारे में सोचो कि अगर हम इस रेक्टेंगल को इस तरफ या इस तरफ मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड में अगर हम इसको मूव कराते हैं तो क्या इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये ऊपर वाला एंड पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट का लोकेशन क्या कभी चेंज होगा, क्या कर्व चेंज होगा। आप इस टाइप का रेक्टेंगल कहीं भी फॉर्म करो, एक पॉइंट आपका ऊपर वाले कर्व पे ही होगा और दूसरा पॉइंट हमेशा कहां होगा, लोअर कर्व पे ही होगा। ठीक है, इस वाले को आप कहीं भी, इस रेक्टेंगल को आप कहीं भी ड्रॉ करो, ठीक है, कितना भी छोटा रेक्टेंगल ले लो और ये चीज हमें देखना है ना, कहीं भी आप ले लो, हमेशा देखो ये रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, जो नीचे वाला पोर्शन है और अपर वाला पोर्शन है, एक एक्स एक्सिस पे है और दूसरा कर्व पे है। और यही चीज हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब भी आप एलिमेंट क्रिएट करोगे तो आपको एलिमेंट ऐसा चूज करना है कि हमेशा उसका एक, जो दोनों एंड पॉइंट है, एक लोअर पॉइंट और एक अपर पॉइंट, वो हमेशा सेम कर्व पे लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस
स्ट्रिप को, ये जो स्ट्रिप है हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसको आप इस कर्व पे कहीं भी इधर से उधर मूव करेंगे तो हमारा ये एरिया वाला पार्ट ये कवर कर लेगा, है ना। हमें जो एरिया यहां से यहां तक कैलकुलेट करना था, ये एरिया ये स्ट्रिप हमें दे सकता है ना। इस स्ट्रिप को आप इस तरीके से इस वाले रीजन पे वाइप करोगे तो देखो ये पूरा एरिया यहां से यहां तक कवर कर रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रिप हमारा क्या करेगा, काम कर देगा, ठीक है। यानी हमें करना क्या है कि इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है और इसी स्ट्रिप को यहां से लेके यहां तक हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके उसको हम इनफाइनाइटली टाइम्स ऐड करेंगे। क्लियर है। तो ये बताओ कि इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसका लेंथ पता करना पड़ेगा, है ना। तो हम लेंथ कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, मान लो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, और आप कहीं भी पॉइंट चूज कर लो, मान लो हमने पॉइंट ये ओरिजिन पे ले लिया, ठीक है। ये जो हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम x डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है। यहां से हम कहां पहुंचे हैं, x डिस्टेंस पे पहुंचे हैं। क्लियर है। इस ओरिजिन से x डिस्टेंस पे अगर पहुंचेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, 0। क्लियर हो रहा है। यहां से हम ओरिजिन से x डिस्टेंस पे पहुंचे तो x, 0 हो गया, और इस x, 0 पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो गया, fx। यानी इस स्ट्रिप को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रिप है, ये कर्व का पार्ट है ना। हमने यहां पे हमारा ओरिजिन था, यहां से हमने x डिस्टेंस पे गए और एक स्ट्रिप चूज किया ये वाला, ठीक ना। और इस स्ट्रिप का विड्थ हम कितना ले रहे हैं, dx विड्थ ले रहे हैं, ठीक है। और इसका हाइट कितना होगा, तो हम x पॉइंट पे हैं तो x पॉइंट से हाइट कितना है, fx है ना। x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट ये वाला मिलेगा, तो यही हमारा क्या है, हाइट है। और ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा dx है। क्लियर यहां तक। तो हमने हाइट और विड्थ दोनों पता कर लिया इस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो हमें एलिमेंट कैसे चूज करना है समझ में आ रहा है। आप ओरिजिन से x डिस्टेंस आगे मूव करोगे और वहां पे dx विड्थ का एक एलिमेंट चूज करोगे और उसी स्ट्रिप का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप का एरिया बताओ कितना होगा अगर हमें इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, हमने लास्ट क्लास में किया था कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं होता है, लेकिन हमें पता है कि इस रेक्टेंगल को अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहे हैं। तो हम सिंपली इस रेक्टेंगल का पहले एरिया लिखेंगे। तो इसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है तो हाइट पता है, विड्थ पता है, तो कितना हो जाएगा, fx इंटू dx। क्लियर है। और यही एरिया हमें कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, इनफाइनाइट टाइम्स, है कि नहीं, तभी हम ये कंप्लीट एरिया मिल पाएगा, ठीक है। और आपको याद होगा कि ऐड करने के लिए हम दो टाइप के सिंबल को यूज करते हैं, एक होता है सिग्मा वाला और एक होता है इंटीग्रेशन वाला, है ना। ये हमने इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में आपको ये दोनों डिफरेंस बताया था, है ना। तो जब आपको डिस्क्रीट क्वांटिटी को ऐड करना हो, डिस्क्रीट क्वांटिटी मतलब 1, 2, 3, 4 इस टाइप से नंबर्स को ऐड करना हो और जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको ऐड करना हो, तो हम सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमें अनकाउंटेबल नंबर को ऐड करना हो, इतने सारे नंबर के उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करना है। यहां पे जो हमारा समेशन है वो कौन सा समेशन है, इनफाइनाइट टाइम्स का समेशन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल यूज करेंगे, है ना। सिग्मा वाला सिंबल हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक चाहिए, x a से लेके b तक, तो ये क्या हो जाएगा, a to b fx dx, और यही हमें क्या दे देगा, एरिया। लेकिन हम यहां पे क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, है ना, यहां पे हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है, fx हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इस इंटीग्रेशन को
एरिया बोल पा रहे हैं। अगर fx पॉजिटिव नहीं होगा तो हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां तक सबको कि इस वाले पार्ट में बताओ कि किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया हो कि हम कैसे कर रहे हैं। अभी हमने कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अभी बस हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं और यही चीज हमने फिजिक्स में भी यूज किया था, है ना। तो ये सब आपको ऑलरेडी क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे ये चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन में और फिजिक्स में कर चुके हो बहुत बार, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में बताओ कि हमने ये एरिया कैसे लिखा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, fx को हम पॉजिटिव मान के हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हर बार हमें क्या करना है कि कोई भी कर्व दिया हुआ हो, पहले आप एक स्ट्रिप चूज करो, ठीक है। और इस स्ट्रिप में ये जो लेंथ x है ना, ये x का ही लिमिट है। तो देखो x जो हमने ओरिजिन से x डिस्टेंस पे लिया था, है ना, इस x डिस्टेंस पे ये x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो x की लोअर लिमिट a तक होगी तो यहां तक जाएगा, और x की वैल्यू जब b हो जाएगी तो यहां तक जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रिप हमें कैसे चूज करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिप चूज करने के लिए हमने एक दो पॉइंट ये भी बताया था, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक बार लिख देता हूं क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा तो एलिमेंट्स लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप एलिमेंट सही तरीके से चूज करोगे तो आपका इंटीग्रेशन कभी गलत नहीं होगा, एरिया कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट्स गलत चूज कर लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं कि अगर ऐसा कुछ कर्व है, हमें a टू b में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और जब हम स्ट्रिप चूज करेंगे तो इस स्ट्रिप का, ठीक है, ये स्ट्रिप है, इस पॉइंट को मैं a बोल रहा हूं और इस पॉइंट को b बोल रहा हूं, ठीक है। तो while choosing the rectangular element, lower portion जिसको हम कैपिटल A बोल रहे हैं, should be, lower portion should be always on x-axis and upper portion जिसको हम पॉइंट B बोल रहे हैं, upper portion पॉइंट B should be always on the curve y इक्वल टू fx। जो भी हमें कर्व दिया हुआ है, ये fx कर्व, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगा जब कर्व हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को बस आप ध्यान रखना कि जब हम लिमिट स्ट्रिप चूज करेंगे, एलिमेंट जो चूज होगा उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमेशा एक कर्व पे ही लाई करना चाहिए। एक लोअर लिमिट एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए और अपर लिमिट कर्व पे लाई करना चाहिए, क्लियर है। तो जब हम इंटीग्रेट इसको करेंगे तो हमें कौन सा इंटीग्रेशन मिलेगा, a टू b fx dx, और ये हमें क्या दे देगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। गिवन दैट मिट्टू कर्माकर fx लेंथ वेरिएबल है, सही बात है। fx लेंथ जो है, ये लेंथ जो है ये कर्व के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन अपर लिमिट पॉइंट बी जो है वो हमेशा कर्व पे ही रहना चाहिए, ठीक है। और लोअर लिमिट हमेशा इस एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए, ठीक है। ये लेंथ कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि देखो जो हमने एरिया लिखा था उस एरिया को ध्यान से देखो, यही तो हमने एरिया लिखा था fx इंटू डी एक्स। तो अगर ये कम ज्यादा होगा तो ये एरिया आपस में एडजस्ट कर लेगा, है कि नहीं। हम सारे एरिया को अलग अलग लिख के ऐड ही तो कर रहे हैं। अब हाइट कम हो ज्यादा हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। हाइट चेंज हो रहा है वो सही बात है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं। अगर हम
2 + 3 + 4 1 करेंगे तो भी हम ऐड तो कर ही सकते हैं ना, है ना। तो बस सेम यही लॉजिक है कि हम यहाँ पे जो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका मतलब बस यही है कि हम कैसे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारा लेंथ है वो लेंथ हमेशा कर्व पे ही लाई करना चाहिए, ठीक है। उस कर्व से अगर कर्व आपका चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट गलत हो जाएगा। मिठू सही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एरिया अंडर द कर्व देगा गिवन दैट fx हमारा पॉजिटिव है, क्लियर। अब देखो, तो ये हमने एरिया जो कैलकुलेट किया, ये एरिया हमने एरिया अंडर द कर्व कर्व तो है ही बिटवीन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है, ये एरिया कौन सा एरिया है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है ये, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो हमें देखना यह है कि हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला है, ठीक है। कर्व जब भी हमें दिया होगा आपको एरिया सेलेक्ट करना है कि उसने हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अभी जो हमने एरिया कैलकुलेट किया है वो कौन सा एरिया था, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, है ना। तो हम हमेशा अभी तक सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट करते हुए आए हैं, ठीक है। मान लो कि किसी ने आपको ये बोला कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। कर्व हमारा मान लो ये y = fx है, ये मान लो y = fx है, और अब जो हमें एरिया निकालने के लिए दे रहा है वो इस तरीके का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब उसने आपको क्या बोला कि मुझे आप ये एरिया कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो अब कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या हम डायरेक्टली fx × dx लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है सबको कि ये चीजें पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि fx × dx कौन सा एरिया देता है, x एक्सिस के बीच में, ठीक है। अब हमारा a और b यहां पे है, ठीक है। तो अगर आप fx × dx लिखते हो तो इस कर्व का a पॉइंट और b पॉइंट के बीच का एरिया आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा, इस तरफ वाला, है ना। यहां से ये वाला जो एरिया होगा ये और ये एरिया निकल जाएगा अगर आप ये चीज करते हो तो। जबकि हमें जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया है वो ये वाला एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि आपको ये चीज तो नहीं करना है। तो पहली चीज, जो हम एलिमेंट का एरिया लिखते हैं वो एलिमेंट पहले आपको बना के देखना होता है, ठीक है। आप पहले एलिमेंट बना के देखो। तो यहां पे क्या हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जाने की जरूरत है, नहीं है, हम वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे, है ना। तो हम पहले एक्स के अलोंग मूव करते थे तो हम एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट चूज करते थे। अब हम वाई के अलोंग मूव कर रहे हैं तो यहां से वाई डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट किस शेप का होगा, इस तरीके का होगा। अब इस एलिमेंट को फिर से ध्यान से देखो, इस एलिमेंट का एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है और दूसरा पॉइंट कर्व पे है। और अगर आप इस स्ट्रिप को ऊपर या नीचे मूव करते हो तो बस ये वाला लेंथ चेंज होगा आपका, लेकिन लोअर ये वाला पॉइंट ए और पॉइंट बी हमेशा सेम कर्व पे लाई करेगा कि नहीं, है ना। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब आपको ये कंप्लीट एरिया ये एलिमेंट दे देगा, है ना। तो जब हम यहां पे लिखेंगे तो एरिया क्या लिखना होगा, तो पहले इस एलिमेंट का हम एरिया लिखेंगे। तो y डिस्टेंस पे, है ना, y डिस्टेंस पे, जब आप y डिस्टेंस पे जाओगे तो एलिमेंट का विड्थ कितना हम लेंगे, dy चूज करेंगे, है कि नहीं। तो हमने यहां पे dy लिख लिया, ठीक है। अब ये बताओ कि ये लेंथ कितना होगा, हमें अब ये लेंथ चाहिए होगा, क्लियर है।
ये लेंथ हमें कैसे मिलेगा? तो हमें कौन सी वैल्यू पता है? y की वैल्यू पता है। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। पहले वाले केस में हमें x पता था, इसलिए हम y निकाल पा रहे थे। ठीक है, यहां पे हमें कौन सा चीज पता है? y पता है, और हमें निकालना क्या है? x। तो अगर इस तरीके का चीज होता है तो हमें क्या लेना पड़ता है? इसका इनवर्स लेना पड़ता है। याद है कि नहीं? इनवर्स में हमने यही किया था कि अगर ये पता हो, x पता हो, y निकालना हो तो सिंपली पुट कर दो। लेकिन अगर आपको अपोजिट चीजें पता हो तो x को हम y के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहां पे हम x को क्या लिख सकते हैं? f ऑफ y इनवर्स x। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कौन सा लेंथ है? x लेंथ है कि नहीं? आप y पुट करोगे तो आपको x मिलेगा, है ना? तो यहां पे हमें इस dy को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर a से b तक, है ना? तो ये हमें क्या दे देगा? एरिया अंडर द कर्व बिटवीन y एक्सिस, है ना? तो ये दो डिफरेंस है कि आप एलिमेंट किस डायरेक्शन में चूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक ना? कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके का आएगा, या फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का होता है कि उसमें आप एलिमेंट x डायरेक्शन में भी चूज कर सकते हो या y डायरेक्शन में भी चूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शन होगा जिसमें सिर्फ x डायरेक्शन में एलिमेंट चूज करने के लिए, है ना? इसका मतलब ये कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप सिर्फ इसी तरीके से एलिमेंट फॉर्म कर पाओगे, है ना? और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि सिर्फ आप इसी तरीके से एलिमेंट फॉर्म कर पाओगे, है ना? कभी आपको y एक्सिस के अलोंग जाना पड़ेगा, कभी आपको x एक्सिस के अलोंग जाना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो सिमेट्रिक टाइप का होता है, जिसमें आप x के अलोंग भी चले जाओ तो वहां से भी सेम आंसर आएगा, y के अलोंग से भी अगर किसी ने एलिमेंट फॉर्म किया है तो वहां से भी क्या होगा? सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि हम कैसे इसको इंटीग्रेट करना है और किस डायरेक्शन में लेना है, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होता है? क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है। आप बस क्वेश्चन देखो कि हमें किस तरीके का एलिमेंट चूज करना पड़ेगा जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में? ठीक है, अभी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कुछ भी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमने बस ये देख लिया कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा, है ना? x एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेने से काम बनेगा या y एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेने से काम बनेगा। ठीक है, अब मान लो कि जिस चीज को हमने स्टार्टिंग से बोला था कि अगर कर्व आपका x एक्सिस के नीचे होता, ठीक है, मान लो फंक्शन हमारा कुछ ऐसा होता, ये y है और ये x है, और जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो a टू b ये वाला है। ठीक है, हमें अब ये एरिया ये कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप का कोई फंक्शन दे देगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी हम एलिमेंट कहां लेंगे? यहां से x डिस्टेंस पे मूव करेंगे, और एलिमेंट अब हम ऊपर नहीं लेके नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्व नीचे की तरफ है ना? तो आपको इस तरीके से एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। और देखो यहां पे भी सेम लॉजिक वेरीफाई हो रहा है कि एक पॉइंट आपका x एक्सिस पे और दूसरा पॉइंट b पे है, और इस स्ट्रिप को अगर आप मूव करोगे a से b के बीच में तो हमेशा ये दोनों पॉइंट x एक्सिस और कर्व पे लाई करेगा ही। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो हमें ये पता है, क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे है तो हमारा आंसर क्या आने वाला होगा? नेगेटिव आने वाला होगा। तो जब नेगेटिव आने वाला होगा तो a टू b एफ एक्स डी एक्स आप कैलकुलेट कर लो और उसको मॉड ले लो, ये हमें क्या दे देगा? एरिया दे देगा, क्योंकि हमें ये पता है कि कर्व एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होने ही वाला है। ठीक है, मान लो कुछ पार्ट नेगेटिव है और कुछ पार्ट पॉजिटिव है, इस टाइप का कोई कर्व है ए टू बी, ए टू बी। अब अगर हमें कोई ये बोलता है कि आप ये बताओ कि इसमें हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो फिर से हमें क्या करना होगा, यहां से आप कहीं भी जाओ, x डिस्टेंस पे जाओ, एक एलिमेंट चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व क्योंकि नीचे है तो हमने नीचे एलिमेंट लिया, है ना। x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो dx ले लेंगे, ये लेंथ क्या दे देगा, y दे देगा। ये स्ट्रिप देखो यहां से a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक क्या है, सेम है। इस स्ट्रिप को और इस रेक्टेंगल को अगर आप मूव करते हो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, है ना, आप कहीं भी ड्रॉ कर लो सेम टाइप का रेक्टेंगल, देखो अपर लिमिट, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट हमेशा कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ही है ना। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है इस पूरे इंटरवल का एरिया निकालने के लिए काफी है। इस एलिमेंट से हम पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इस टाइप का फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, a टू b fx dx, है ना, और y के टर्म में लिखो तो y dx। लेकिन हमें यह पता है कि ये कर्व नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमें नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होके मिलेगा, तो हमें एक्चुअली एरिया कैलकुलेट नहीं होगा। तो हमें इसको कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, सी पॉइंट पे ब्रेक करना होगा, है ना। तो ये पॉइंट हमें सी पे ब्रेक करेंगे, प्लस सी टू बी, सेम फंक्शन सेम है तो स्ट्रिप हमें यहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इस वाले पार्ट में हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, है ना। सॉरी, पहले वाले पार्ट में मॉड होगा क्योंकि ये वाला एरिया क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि फिगर के हिसाब से ये चीज है। तो पहला वाला जो एरिया नेगेटिव है उसमें मैंने मॉड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बस अभी हम थ्योरी देख रहे हैं कि कैसे एरिया कैलकुलेट हो रहा है। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है और कैसे एरिया कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में, कि कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, कैसे एलिमेंट चूज करना होता है, कब हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चूज करना है, कब हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग चूज करना है, ये कंप्लीटली क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो हमारे ऊपर है कि जो एरिया उसने कैलकुलेट करने के लिए दिया है, क्या वो एरिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एलिमेंट लेने से काम बनेगा या वाई एक्सिस के अलॉन्ग एलिमेंट लेने से काम बनेगा। कुछ फंक्शन होते हैं जो सिमेट्रिक होता है, तो उसमें आप किसी के भी अलॉन्ग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब बताओ कि इस वाले पार्ट में किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट किसी सेक्शन में, कि कैसे हम एरिया कैलकुलेट हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। जल्दी बताओ, लिख लो, जो लोग लिख रहे हो कंप्लीट कर लो। चलो, डाउट नहीं है किसी को, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा हमें गिवन होगा और कैसे हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है इस टाइप का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद होगा आपको जो बेसिक फंक्शन हमने किया था, है ना। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी हमें फंक्शन दिया हुआ हो तो उस फंक्शन को हम प्लॉट करके एटलीस्ट देख ले कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व पता है तो आप कर सकते हो, और ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले कराया था, आपको याद होगा, है ना, कि ये सब हमने किया है पहले भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कर्व को प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कर्व को हमने प्लॉट कर लिया, ये वाला कर्व है, ठीक है। ये 0 पे टच होते हुए इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। ये y है, ये x है, और ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जो हमें एरिया निकालने के लिए बोला है इसने बोला है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड
x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है, तो ये x इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 2 क्या होगा, ये वाला। तो इस कर्व और इस दो लाइन के बीच का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये x इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0 कौन सा हो गया, ये वाला लाइन, और x इक्वल टू 2 कौन सा लाइन हो गया। ठीक है, इसको मैं साइड में थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 मतलब y के पैरेलल एक लाइन हमें प्लॉट करना है जो इस पॉइंट से तरीके से हो। और अब बताओ कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और इस कर्व के बीच का पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। तो हमें एक्चुअली में ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से वही चीज कि हमें ओरिजिन से, अब बताओ कि ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेने से फायदा होगा या वाई एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेने से फायदा होगा। ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे, लेकिन इस केस में पहले हम एक्स से करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस से करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहां पे। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में किसी में देखेंगे। तो यहां पे देखो हमने एक स्ट्रिप बनाया इस टाइप का, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे गए और हमने यहां पे dx लेंथ का एक स्ट्रिप चूज किया, ये स्ट्रिप। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है कि जब भी आप एलिमेंट बनाओ, उस एलिमेंट को इमेजिन करो कि हम इस एलिमेंट को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। ठीक है, और इसको मूव कराने के चक्कर में तुम्हें यह देखना है कि इसका अपर लिमिट हमेशा कर्व पे होना चाहिए और लोअर लिमिट हमेशा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिप आपको यहां से यहां तक का एरिया दे देगा। ठीक है, और क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, काम बन रहा है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2 तक। क्योंकि हमें कर्व में दिख रहा है कि कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो x डिस्टेंस पे लेंथ कितना हो जाएगा, y, तो y को dx से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू 2, तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, 8/3, है ना। इसका मतलब ये एरिया कितना, 8/3 हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, हमने सिंपली बस कर्व ड्रॉ किया और इसको प्लॉट किया। ठीक है, मैं कुछ कर्व आपको प्लॉट करके बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि वो सब कर्व आपको आगे चल के यूज आने वाला है कि हम उसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि कुछ कुछ टाइप के पर्टिकुलर फंक्शन है, उनका ग्राफ आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो तो ये सब कर्व आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सब इजी है, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, बस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। y इक्वल टू एक्स प्लस बी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है, पैराबोला होता है ना। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होता है, नेगेटिव साइड में होता है। ठीक है, ये सब कर्व आप एक बार बस लिख लो, ताकि जब क्वेश्चन करोगे ऐसा कुछ फंक्शन आएगा तो आप उस चीज को इजीली ड्रॉ करके देख सको कि हमें एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्थ, y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, याद है। ऐसे करके ये ऐसे मूव करता है। फिफ्थ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद है क्या होता है,
पैराबोला, ठीक है। और किस टाइप से पैराबोला होता है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। 6 वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax कैसा होता है? लेफ्ट हैंड साइड में 11th में किया था, ठीक है। तो ये सब इस टाइप के फंक्शन का आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो हमें कर्व पता होना चाहिए कि कहां पे नेगेटिव हो रहा है, कहां पे पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। 7th एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मेट आप याद रखो कि इक्वेशन किस फॉर्मेट का है और कर्व का शेप क्या होता है। तो ये किस चीज का इक्वेशन होता है? सर्कल का, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किस चीज का इक्वेशन होता है? इलिप्स का, है ना। तो इलिप्स कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप का, एक एक्स के अलोंग होगा और एक वाई के अलोंग होगा, है ना। डिपेंड करता है कि ए ज्यादा है या बी ज्यादा है ना। तो एक ऐसा हो सकता है और दूसरा इस शेप का भी हो सकता है, ठीक है। 9th एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कैसा होगा? इस टाइप का, है ना। और इस तरफ -1 होगा तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक। लिख लो, ये सब किया हुआ है। 9th 10th पे आते हैं। y इक्वल टू 1/x कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद होगा। 11 y इक्वल टू e टू द पावर x, है ना। ये ऐसा होता है y इक्वल टू e टू द पावर -x, ठीक है। ये सारा फंक्शन हम लोग 11th में कर चुके हैं। अगर किसी को डाउट हो तो 11th वाला नोट्स देख लेना, उसमें सारा फंक्शन हमने ड्रॉ किया था। और ऑलरेडी आपको याद होगा कि कैसा शेप होता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो एक बार आपको हमें ग्राफ प्लॉट करके देखना है ना। अगर विदाउट ग्राफ के काम चल जाएगा तो कर लेंगे। 13 y इक्वल टू log x, ठीक है। ऐसा कर्व होता है। तो ये इतने टाइप के कर्व हैं, और भी बहुत सारा कर्व होगा जो हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आएगा तो हम निकालने का ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात डिफरेंट टाइप्स के कर्व की, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स का कर्व कैसा हो रहा है, लिख लो। एक पॉइंट और देखते हैं कि सिमेट्रिक कर्व क्या होता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक कर्व जान लेने से क्या फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन ज्यादा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप कम इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिमेट्रिक कर्व हम कैसे चेक करते हैं, वो चीज एक बार आप देख लो कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप का, y इक्वल टू कुछ भी एक फंक्शन है और कुछ भी एक कर्व है x, y इक्वल टू सी, ठीक है। जैसे अभी हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो ये देखो एक्स वाई का फंक्शन है, इसको हमने एफ ऑफ एक्स वाई मान लिया, और ये कांस्टेंट था जिसको हमने सी मान लिया, ठीक है। तो ये इसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं? कर्व। कि कोई भी एक्स वाई में कोई भी रिलेशन हो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब भी आपके पास कोई इस टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टाइप के कर्व में y एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप का फंक्शन हो तो हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक 2 टाइप का सिमेट्रिक होगा, एक एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा
और एक y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इफ x इज रिप्लेस्ड विथ -x, ठीक है, अगर आप x को -x से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, y में हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है, तो कोई भी फंक्शन अगर आपके पास हो और उसमें आप x के जगह पे -x रिप्लेस करोगे, तो अगर हमें फिर से सेम फंक्शन मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कर्व इज तो यहां पे कर्व क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, वैसे ही अगर हम y को -y से रिप्लेस करें, है ना, हमने x को चेंज नहीं किया, और अगर हमें फिर से सेम फंक्शन मिल जाए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, और थर्ड केस, मान लो आपने दोनों को चेंज किया, ठीक है, x को -x से भी रिप्लेस किया, y को -y से भी रिप्लेस किया, यानी ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर आपका एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है, तो f ऑफ -x f ऑफ -y अगर होगा, और अगर हमें फिर से सेम फंक्शन मिल जाए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, है ना। और इसी चीज को हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, और कर्व इज ऑफ सेम टाइप, कर्व इज ऑफ सेम टाइप, कर्व इज ऑफ सेम टाइप इन ऑल क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखना है कि कोई सिमेट्रिक कर्व है या नहीं है, ये चीज हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको हम समझें, तो देखो एग्जाम्पल में हमारे पास फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आप करना, लास्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। चेक दी सिमेट्रिसिटी, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है आपको ये लिख के बताना है, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, लिख लो ये क्वेश्चन। सारे कर्व में हमें ये देख के बताना है कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, और कुछ कुछ फंक्शन हो सकता है जो किसी भी कर्व के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। अब सिमेट्रिक कर्व से क्या फायदा होगा, ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, ये सब बस क्वेश्चन लिख लो, आप बस कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बस आप ये पता करके बताना कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। नाइन्थ और 10th,
ठीक है, ये 10-12 क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्वेश्चन लिख लो और चेक करके बताओ कि ये कौन सा किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिसिटी और सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस। ठीक है, तो बस आपको एक्सिस लिखना है कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक कौन सा है वो आप चेक करके बता पाओ, वो इंपॉर्टेंट चीज है, और वो चीज बस समझने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो ये तो बस असाइनमेंट है चैप्टर का। आप क्वेश्चन के लिए है ना, असाइनमेंट से अप टू 25 तक हो चुका है। ठीक है, 25 तक कंप्लीट हो चुका है, बाकी 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और है, 10-11 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन इसमें से ऑलरेडी हो चुका है। 27 नंबर क्लास में कर चुके हो, ठीक है, 26 क्लास में कर चुके हो, 26-27 क्लास में कर चुके हो, एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, 7-8 क्वेश्चन बस बाकी है। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन ये ट्राई करना है, और इन सब में बस लिखना है कि कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बस सिमेट्रिक एक्सिस लिखो, लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक इसको रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसमें ढेर सारा हम एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं